लाइव में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे हैं, जहां सीएम धामी हेलीपैड से विधायक प्रदीप बत्रा के आवास पर पहुंचे। वहीं सीएम ने विधायक के आवास पर कन्याओं का पूजन अर्चन किया है। साथ ही इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईआईटी रुड़की के 175 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जहां पर सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस मौके पर सीएम धामी के साथ एके चतुर्वेदी, विधायक प्रदीप बत्रा और स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे और पूजन अर्चना भी की है, कन्याओं की पूजा भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे हैं और तमाम यहां पर अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि विधायक प्रदीप बत्रा से भी उन्होंने मुलाकात की है। उनके आवास पर आईआईटी रुड़की के आयोजित कार्यक्रम में भी उन्होंने भाग लिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे, यहां तमाम कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड और भू कानून को लेकर राज्य सरकार जल्द ही इन दोनों कानूनों को वजूद में लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन मुद्दों पर बैठक हो चुकी है और बहुत जल्द कमेटी बनाकर नियम अनुसार इन दिनों कानूनों को लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा और इसके साथ ही भू कानून का मुद्दा उत्तराखंड की सियासत में चुनाव से पहले भी चर्चा में था। विधानसभा चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी ने यह वादा किया था कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है तो वह सबसे पहले उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की पहल करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारी मंत्रिमंडल की पहली जो बैठक हुई है, उस बैठक में हम लोगों ने पूरी तरह से सर्वसम्मति से उसको आगे बढ़ा दिया है। उसका जल्दी ही ड्राफ्ट बन जाएगा। अभी कैबिनेट नोट हमारा बन गया है और कमेटी का गठन होते ही ड्राफ्ट कमेटी बनाएगी और ड्राफ्ट तैयार होते ही लागू हो जाएगा। भू कानून पर भी हम काम कर रहे हैं, काफ़ी काम हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पर्यावरण मित्रों का वेतन 500 प्रतिदिन करने के साथ ही खटीमा के 166 पर्यावरण मित्रों का 6 महीने का वेतन एक साथ देने पर खटीमा नगरपालिका में पूर्व दर्जा मंत्री संतोष गौरव के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का आभार भी जताया गया है। कर्मचारियों की तनख्वाह 15,000 रुपए महीना है। रूप में अग्रवाल महासभा मसूरी द्वारा 6 महीने तक निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन कैंप का समापन कर दिया गया है। इस मौके पर मसूरी तिलक लाइब्रेरी सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अग्रवाल महासभा के साथ वैक्सीनेशन में सहयोग करने वाले लोगों का मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। अग्रवाल महासभा मसूरी के संरक्षक धनप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि अग्रवाल महासभा द्वारा तिलक मेमोरियल और इंस्टीट्यूट के सहयोग से तिलक मेमोरियल के सभागार में 6 महीने तक मसूरी उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों के सहयोग से निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप चलाया गया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि शहर में कोविड के केस ना के बराबर होने के कारण वैक्सीनेशन कराए जाने को लेकर लोगों की संख्या काफी कम हो गई है, जिसके कारण वैक्सीनेशन कैंप को बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन कैंप का अब समापन हो गया है। कैंप के सहयोगियों को सम्मानित भी किया गया है। आपको बता दें कि निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन कैंप का समापन हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से अब वैक्सीनेशन की जो तेजी से प्रक्रिया चल रही थी, वहीं वैक्सीन भी सबने लगा ली है और अब जब कोरोना
कम होता हुआ नजर आया और भीड़ जो है अब कम होते हुए नजर आई। इसके चलते अब वैक्सीनेशन कैंप का समापन कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही कैंप के सहयोगियों को सम्मानित भी किया गया है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां सम्मानित भी किया है। तमाम यहां पर लोग मौजूद हैं। मसूरी से खबर, जहां 6 महीने से निःशुल्क कैंप चलाया जा रहा था, लेकिन अब इस कैंप का समापन कर दिया गया है। हरिद्वार में अवैध कॉलोनाइजर्स और अवैध निर्माणों के खिलाफ हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने मुहिम छेड़ी है। आज हरिद्वार के सुमन नगर पहुंची प्राधिकरण की टीम ने 5 अवैध कॉलोनियों को सील किया है। इस दौरान टीम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया। नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे निर्माणों पर कार्यवाही करने के लिए विकास प्राधिकरण की और से लंबे समय से कवायद की जा रही थी। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और निर्माण पर कार्यवाही इस तरह जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि अवैध निर्माणों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां 5 अवैध कॉलोनियों को सील कर दिया गया है, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला दिया गया है। रुड़की विकास प्राधिकरण ने मुहिम छेड़ी है, जिसके बाद 5 अवैध कॉलोनियों को सील किया गया। और इस बीच रुड़की से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कानूनगो को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। युवक से किसी कार्य के लिए कानूनगो ने रिश्वत मांगी थी। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां युवक से किसी कार्य के लिए कानूनगो से रिश्वत मांगी व्यक्ति ने विजिलेंस से की थी पूरे मामले की शिकायत। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 15,000 रुपए की मांगी थी रिश्वत। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। रुड़की से खबर इस वक्त की, जहां कानूनगो को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक से किसी कार्य के लिए कानूनगो ने रिश्वत मांगी थी, वहीं व्यक्ति ने विजिलेंस को लिखकर की बड़ी बात सामने आ रही है अब, जहां व्यक्ति ने विजिलेंस से की थी पूरे मामले की शिकायत। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से, जहां युवक से किसी कार्य के लिए रिश्वत मांगी गई थी। फिलहाल इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी के साथ। रुड़की से खबर, जहां विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंस शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है, व्यक्ति से पैसे मांगे गए हैं, रिश्वत मांगी गई है, तो इस पर बड़ी जानकारी क्या है प्रिंस? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि रुड़की में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां विजिलेंस की टीम ने छापेमारी करते हुए एक कानूनगो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि एक व्यक्ति था जिसने जमीन के कुछ काम को लेकर कानूनगो ने जिससे रिश्वत मांगी थी, वहीं 15,000 रुपए रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर उस व्यक्ति ने देहरादून विजिलेंस की टीम से शिकायत कर दी थी। जिसके बाद विजिलेंस की टीम मौके पर रुड़की पहुंची और विजिलेंस की टीम की ने जब अपने पैसे उन्हें दिए, तो वो पैसे जब कानूनगो ने पकड़ लिए, उसके बाद पीछे से टीम ने उन पर रंगे हाथ उसे गिरफ्तार किया है। कल पूरे दिन की बात करें तो दोपहर का ये मामला था, लेकिन शाम तक इसमें कार्रवाई चलती रही और विजिलेंस की टीम इसमें पूरी कार्रवाई करती रही और आखिर में विजिलेंस की टीम ने इसमें कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। जी प्रिंस, इस पर बड़े अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इसके बारे में जब हमने जानना चाहा, विजिलेंस के जो अधिकारी बाहर से आए थे, हालांकि कैमरे के सामने कुछ भी बोलते हुए वो साफ नजर आए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो उनके साथ और लोग थे कि इसमें जो है व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी और विजिलेंस को देहरादून में शिकायत के बाद टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है और विजिलेंस के द्वारा दिए गए ही पैसे कानूनगो द्वारा पकड़े गए हैं। अब आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है, हालांकि पूरा लेखा जोखा इसमें तैयार किया गया है और पूरी तो तैयार करने के बाद विजिलेंस की टीम द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। जी प्रिंस, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, फिलहाल इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है, तो ये जो सिलसिला है, ये जो रिश्वत मांगी गई है, किस एवज में मांगी गई है? क्या कोई इस पर कुछ पता चला है, कुछ जानकारी मिली है कि आखिर किस वजह से रिश्वत मांगी गई?
जी बिल्कुल, जब इस बारे में हमने जानने की कोशिश की, हालांकि कैमरे के सामने कुछ अधिकारी नहीं बता पाए, लेकिन जो मामला सामने निकल कर आ रहा है वो दरअसल एक व्यक्ति के कुछ जमीन के चेक का मामला था। जमीन उसको लेकर कुछ दाखिल खारिज का मामला सामने निकल कर आ रहा है, जिसको लेकर कानूनगो द्वारा रिश्वत मांगी गई थी और वो नाम करने के लिए, जमीन नाम करने के लिए ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है, जिसको लेकर व्यक्ति से रिश्वत मांगने की बात आई सामने आई है। जी प्रिंस, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नगर में आगामी पर्यटन सीजन को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटकों की पार्किंग सुविधा के लिए क्यूआर का कोड इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि क्यूआर कोड के माध्यम से पर्यटक पार्किंग स्थल को ढूंढ सकेंगे। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को तल्लेताल डाक में डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने बार कोड सिस्टम का शुभारंभ किया है। डीआईजी ने बताया कि पर्यटन सीजन को मद्देनजर रखते हुए इस बार एक्स्ट्रा फोर्स और सीजन ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही कुछ नई व्यवस्था भी लागू की गई है। शहर में जगह जगह टूरिस्ट बाइकर्स भी नजर आएंगे। पर्यटकों की समस्या के समाधान के लिए हाईवे पेट्रोलियम जगह जगह तैनात रहेगी। जल्द ही होटल एसोसिएशन और टैक्सी चालकों के साथ मिलकर एक बैठक की जाएगी, जिसमें निर्धारित टैक्सी निःशुल्क और सत्यापन को लेकर बातचीत भी की जाएगी। तो अब आपको बता दें कि पर्यटकों की सुविधा के लिए अब क्यूआर कोड जारी किया गया है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां इसका शुभारंभ भी किया गया। पुलिस ने क्यूआर कोड की पूरी जानकारी भी ली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि डीआईजी ने बार कोड सिस्टम का शुभारंभ किया है। कोड से पर्यटक पार्किंग स्थल को ढूंढ सकेंगे। इससे तो ये एक इजी सिस्टम हो जाएगा पर्यटकों के लिए, एक साधन रहेगा पर्यटकों के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस ने क्यूआर कोड जारी किया है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां डीआईजी ने बार कोड सिस्टम का शुभारंभ भी किया है। कांग्रेस कमेटी हवालबाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें विधायक मनोज तिवारी ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हवालबाग के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया है। विधायक ने कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ब्लॉक कांग्रेस को बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आह्वान किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अल्मोड़ा विधानसभा की जनता ने कांग्रेस को अपना विश्वास दिया है, जिस विधायक होने के जन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। बूथ हैं जहां पर हम चुनाव जीते हैं, उसका मतप्रतिशत और कैसे बढ़ाएं, और उसके अंदर जहां पर जिन बूथों में हम चुनाव हारे हैं वहां पर क्या कमियां रही, किस वजह से हम पीछे रहे, इन सारी चीज़ों को लेके कार्यकर्ताओं में समीक्षा बैठक रखी गई है। और एक जो पूरे उत्तराखंड के अंदर हमें जो जनादेश मिला है विपक्ष के रूप में, हम कैसे जनहित के मुद्दों को लेके, कैसे महंगाई, बेरोजगारी को लेके और जो भी जनता से जुड़े सवाल हैं उनको कैसे प्रमुखता से उठाएं, जिससे कि हम जनता पे दोनों अपनी पहचान बना सकें और अल्मोड़ा विधानसभा की जो समस्याएं हैं उनको हम जनता के माध्यम से सरकार के सामने रखें और अपनी मांगों को पूरा करवाने का प्रयास करें। इन सारी चीज़ों को लेकर आज हमने यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आज की गई है और ये समीक्षा बैठक आउट। तो आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी ने महत्वपूर्ण बैठक की है। जनता ने कांग्रेस को इस दौरान समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। विधायक ने पदाधिकारियों का अभिनंदन भी किया है। एक महत्वपूर्ण बैठक मानी गई है। विधायक ने पदाधिकारियों का अभिनंदन भी किया है। जनता की समस्याओं को दूर करेंगे। साथ ही साथ ये जो बैठक हुई है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने काठगोदाम सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बार चारधाम यात्रा को सुगम तरीके से कराया जाएगा। चंदन रामदास ने कहा कि आगामी 18 अप्रैल को सभी निजी ऑपरेटर और परिवहन विभाग की बैठक ली जाएगी, जिसमें चारधाम यात्रा के लिए किराए का निर्धारण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण और परिवहन में सुधार लाने के लिए विभागीय अधिकारियों को 100 दिन का रोड मैप दिया जाएगा, जिससे परिवहन विभाग को घाटे से बाहर निकालने का प्रयास भी किया जाएगा। चारधाम यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा की है।
मैंने भी की है और 18 तारीख को मैंने निजी वाहन स्वामियों, विभाग और चारधाम यात्रा में जो जो सहयोग करते हैं सबके साथ बैठक करनी है। मैं चाहता हूं कि चारधाम यात्रा ऐतिहासिक हो, सुविधाजनक हो और निष्कंटक हो, ऐसा प्रयास करूंगा। अच्छी गाड़ियों की व्यवस्था होगी तो एक्सीडेंट भी कम होंगे। उत्तराखंड में विवादों में फंसे जिला कोऑपरेटिव की 400 से ज्यादा ग्रुप डी की भर्तियों के मामले में मंत्री धन सिंह का पहला बयान सामने आया है। रावत का कहना है कि 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी और साथ ही यदि आवश्यकता पड़ी तो जांच का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। मंत्री धन सिंह रावत ने हालांकि यह कहने से इनकार कर दिया कि क्या नियुक्तियों में भाई भतीजावाद चला है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट आने से पहले ही 4 अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर दी है। देहरादून जिला कोऑपरेटिव बैंक में एक अधिकारी का सेवा विस्तार भी रोका गया है और मंत्री जी कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। सहकारिता विभाग एक ऐसा विभाग है जहां की सारी पावर बोर्ड को होती है और पहली बार हमारी सरकार ने पारदर्शी नियुक्तियां करने का निर्णय किया। 4th क्लास में जो नियुक्तियां चल रही है उसमें हाई स्कूल के इतने नंबर हैं, इंटर के अलग नंबर हैं, खेल के अलग नंबर हैं, दौड़ के अलग नंबर हैं, खाली 10 नंबर का इंटरव्यू है। और जब मुझे शिकायत मिली 2 बैंकों की तो हमने उस पर विभागीय जांच की है। विभागीय जांच की रिपोर्ट 15 दिन में आएगी। 15 दिन के बाद अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा उसमें तो उसी को बख्शा नहीं जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो अगर और जांच करनी पड़ेगी तो और भी की जाएगी। भाई देखिए, ऐसा है कि अटैच इसलिए किया गया उनको कि वो उस प्रक्रिया में शामिल थे और कल प्रेस वाले कहते हैं कि साहब कौन सी जांच हो रही है, जो अधिकारी वही जमे। तो हमने पारदर्शी जांच के लिए जो जो अधिकारी उस इंटरव्यू में थे या उस प्रक्रिया में थे उनको अटैच किया गया है ताकि पारदर्शी जांच की जा सके। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जेलों में बंद 175 कैदियों की रिहाई का फैसला लिया है। आदेश मिलने के बाद हरिद्वार जेल से भी 63 कैदियों की रिहाई की गई है। ये सब कैदी अलग अलग मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। जेल रिहा हुए कैदियों सजा माफी पर भावुक दिखाई दिए तो वहीं दूसरी ओर इनके साथी कैदियों की खुशियां का ठिकाना ही ना रहा। बता दें कि अपने साथी कैदियों की रिहाई की खुशी में जेल में बंद कैदियों ने जमकर डांस किया। वहीं रिहा हुए कैदियों ने अपनी गलतियों पर पछतावा दिखाते हुए नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने की बात कही। उन्होंने अन्य लोगों से भी अपील की है कि बुराई के रास्ते पर चलने का अंजाम बुरा ही होता है। नया जीवन मिला हमको 22 साल के बाद। पहला जन्म तो जाने अनजाने में कैसे हुआ होगा, लेकिन ये हमको नया जीवन मिला है और इसको नया जीवन प्रदान करने में हमारी सबसे भूमिका रही है हमारे साहब की, जिन्होंने हम लोगों को रास्ता दिखाया और इस पर चलने का हमें प्रेरणा दी। अन्य हम जाने के अंधेरे में भटक रहे थे 22 साल से। अब क्या और मैं यही दुआ करूंगा सब बंदी भाइयों से बाहर भी जाकर कि पुण्य अपराध की ओर ना जाए, ना ही एक बुरा समय किसी का सहयोगी रहा। अच्छे समय सोचे, अच्छा खाएं, अच्छा पहने और बुरी संगत से हमेशा दूर रहें, बुरे लोगों से दूर। सर, मैं एक मध्यवर्गीय किसान परिवार से हूँ और मैं यही चाहूँगा कि इस बुरे समय को त्याग करके अपना प्रायश्चित करके नई जिंदगी अपना जीवन शुरू करूँ, फिर अपनी खेती बाड़ी करूँ। लोगों को यही शिक्षा दूँ कि जो लोग बुरा सोचते हैं उनके साथ ना चलें कभी भी। नाम है आपका? मेरा नाम बाली है जी। मैं उत्तराखंड कारागार हरिद्वार में। और भाइयों, मेरे छूटने वाले भाइयों, सभी भाइयों का हमें अधीक्षक साहब का बहुत बड़ा अभिनंदन स्वागत करते हैं और बहुत इनके एहसानमंद हैं हम। कितने साल हो गए थे यहाँ? सर मुझे 19 साल 8 महीने हो गए सर। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा बंदियों की जो है समय पूर्व मुक्ति हेतु नीति बनाई गई है। उसी नीति के तहत जो है इस कारागार के भी जो पात्र बंदी हैं वो आज इस कारागार से मुक्त हो रहे हैं। स्पेशली जिन लोगों ने 16 वर्ष से अधिक की सजा इस कारागार में भुगत ली है, वैसे सिद्धेदोष बंदी आज कारागार से रिहा हो रहे हैं और रिहा होने वाले कुल बंदियों की संख्या 63 है। ये जो सभी बंदी हैं जो वो आजीवन कारावास की उन्हें सजा हुई थी और उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जिलों से वे संबंधित हैं।
देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।